नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के चुंबकत्व पाठ का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। बच्चे, आप लोग ये समझेंगे कि विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में क्या संबंध होता है और पृथ्वी चुंबक की भांति किस तरह व्यवहार करती है। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि चुंबक क्या है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, वे चुंबक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, हमने जाना था कि ऐसे पदार्थ, जैसे मेरे हाथ में ये चुंबक है, तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि लोहे से बनी वस्तु है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये लोहे के या कोबाल्ट के बने होते हैं। तो अब चुंबक क्या है? जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी आकर्षित कर लेता है, और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, हमने ये जाना था कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और चुंबक किस किस तरह के होते हैं। तो पहला जो था हमने जाना था प्रकार, वो था प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा प्रकार था कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या था बच्चों? जो चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, इनकी आप आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तो ऐसे चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और दूसरा प्रकार था कृत्रिम चुंबक का। अब कृत्रिम चुंबक है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है, तो मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और बच्चों, कृत्रिम चुंबक में भी दो प्रकार हमने जाने थे, एक तो स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक क्या थे बच्चों? ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक विद्यमान रहता है, तो ऐसे चुंबक को हम स्थायी चुंबक कहते हैं, यानी चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक रहता है। और इस चुंबक को हम स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। दूसरा चुंबक जो है वो अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण कुछ समय तक रहता है, जैसे कि विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक में क्या था बच्चों कि जब तक विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तब तक उसमें चुंबकत्व का गुण रहता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ऐसे चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त कर देते हैं, तो उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो चुंबक होते हैं, उसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में जाना कि चुंबक क्या है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने स्थायी चुंबक के बारे में ये भी जाना कि कई प्रकार के वो भी होते हैं आकृति के आधार पर, जैसे कि दंड चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, ये यू शेप का होता है इसलिए इसे नाल चुंबक कहते हैं। इसके अतिरिक्त चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। तो इसमें कई प्रकार हमने देखे थे कि अगर स्थायी या परमानेंट मैग्नेट है तो उसे आप दंड चुंबक या इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट या इसे नाल चुंबक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये डिस्क शेप में होता है तो इसे डिस्क मैग्नेट कहते हैं। और अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बेलनाकार, तो ये विभिन्न आकृति के बनाए, क्योंकि मानव निर्मित है तो विभिन्न प्रकार की आकृति के बन सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रकार हैं वो आपके नाल चुंबक है, दंड चुंबक है। इसके अलावा ये आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट या इसे आप बेलनाकार चुंबक भी कह सकते हैं, चुंबकीय सुई, और मेरे हाथ में जो दिख रहा है चुंबकीय कंपास। ये विभिन्न प्रकार के स्थायी चुंबक हैं। तो बच्चों, ये तो हमने जाना चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, आज जो हम जानेंगे वो है कि चुंबक का क्या प्रभाव है, उसका क्या क्षेत्र होता है। तो चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है,
और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है जिसमें रखी वस्तु पर चुंबक का प्रभाव दिखाई देता है। अब जैसे कि बच्चों मेरे हाथ में आप ये चुंबक देख रहे हैं और अगर मुझे इसके चुंबकीय का प्रभाव जानना है तो मैं ये देखूंगी कि जब चुंबक के आसपास में जब कोई वस्तु लाई जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने चुंबकीय सुई दी हुई है, तो जैसे ही मैं इस चुंबक के पास आती हूँ तो आप देखेंगे कि चुंबक की सुई में एक विक्षेपण दिखाई दे रहा है और जैसे ही मैं इस चुंबक को दूर ले जाती हूँ तो आप किसी भी प्रकार का इसमें विक्षेपण नहीं होता है। यानी कि चुंबक का एक अपना क्षेत्र होता है जिसमें हम चुंबक के प्रभाव को देख पाते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबक के प्रभाव का अनुभव करते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये दंड चुंबक है, अगर मुझे इसके चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है तो इसके पास जब मैं चुंबकीय सुई ले जाती हूँ तो आप देख रहे हैं जिस तरह से दंड चुंबक को मैं आगे पीछे कर रही हूँ, चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इस चुंबक को दूर ले जाती हूँ तो आप देखेंगे कि एक समय के पश्चात चुंबकीय सुई, यहाँ पर देखिए विक्षेपण नहीं हो रहा है। यानी कि अब ये जो चुंबक है ये इसके प्रभाव क्षेत्र से चुंबकीय सुई बाहर हो गई है, इस कारण से सुई में कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे पुनः मैं इसके आसपास चुंबक लेके आ रही हूँ तो चुंबकीय सुई की देखिए आप इसमें विक्षेपण देख सकते हैं कि इसमें विक्षेपण शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं सुई को इस दंड चुंबक से दूर कर रही हूँ तो ये विक्षेपण नहीं हो रहा है। यानी कि वह क्षेत्र जिसके चारों ओर हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक दंड चुंबक का चित्र है जिसमें दो ध्रुव दिखाए गए हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हम पहली कक्षा में जान चुके हैं कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव कहलाता है और एक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जब समान ध्रुव आसपास होते हैं तो उनमें क्या होता है, समान ध्रुवों में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। देखिए ये समान ध्रुव जो हैं, जब मैं नॉर्थ और नॉर्थ एक पास लेके आ रही हूँ तो प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव ला रही हूँ तो इसमें आकर्षण हो रहा है। तो चुंबक में दो ही ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो हम प्रभाव देख रहे हैं क्षेत्र का, आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ से फैला हुआ है। इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि चुंबकीय सुई द्वारा हम कैसे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रयोग में भी दर्शाया था कि अगर हम चुंबकीय सुई को किसी चुंबक के पास ले करके आते हैं तो क्या होता है बच्चों की चुंबकीय सुई, अगर आप इसको नीचे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने चुंबक रखा और इसमें चुंबकीय सुई मैं लेकर आ रही हूँ तो एक चुंबकीय सुई जो है एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। फिर जैसे जैसे जिस दिशा में चुंबकीय सुई रुक रही है मैं वहाँ पर अगर बिंदु लगा देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ, फिर चुंबकीय सुई की दिशा दूसरी हो जाती है, फिर वहाँ अगर मैं बिंदु रखती हूँ आगे बढ़ती हूँ तो मैं देखूंगी कि जो चुंबकीय सुई है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई दिखाई देती है। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई उसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से चुंबकीय सुई के माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने उत्तर दिशा में चुंबकीय सुई रखी तो धीरे धीरे चुंबकीय सुई आगे जब मैं बढ़ाती जा रही हूँ तो उसकी दिशा इस तरीके से परिवर्तित होकर के वो दक्षिण दिशा की तरफ आ जाती है। तो हम चुंबकीय कंपास के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। और जिस तरीके से आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो आप रेखा, हमने इसको रेखाकृत कर दिया, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने क्षेत्र को दिखाने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं इसमें बना दी हैं। तो इसको हम आगे जानेंगे, इन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन हम चुंबकीय कंपास की सहायता से आसानी से चुंबकीय प्रभाव का अनुभव भी कर सकते हैं और चुंबकीय प्रभाव को दर्शा भी सकते हैं। तो इस प्रयोग में हमने ये जाना कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु आती है तो चुंबक का उस पर प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है तो चुंबक का उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। बच्चों,
इसके आगे हम जानेंगे कि वस्तुओं पर चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे कि किन किन वस्तुओं पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है और किन वस्तुओं पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार चुंबकीय पदार्थ निकल जाता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे जो चुंबक का प्रभाव है वो उसके आर पार निकल जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक चुंबक और चुंबकीय कंपास के बीच में कांच रखा या कागज रखा, तब भी चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जा रही है। यानी कि अगर हम कुछ पदार्थों को चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच में मध्य में रखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार चुंबक का प्रभाव निकल जाता है। इसको एक हम छोटी सी गतिविधि के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कांच की एक कटोरी है जिसमें मैंने लोहे की कुछ कील इसमें डाल रखी हैं। अब देखिए ये कांच की कटोरी है और इसमें लोहे की कील पड़ी हुई है, मेरे हाथ में दूसरा एक चुंबक है। अब मैं ये देखूंगी कि कांच की इस कटोरी में जो लोहे की कील पड़ी हुई हैं, क्या जब चुंबक को मैं इस कटोरी के पास ले जाती हूँ, उसकी सतह से लगाती हूँ, तो क्या ये जो सुइयाँ हैं जो लोहे की बनी हुई हैं, क्या ये चुंबक की तरफ आकर्षित होंगी? आइए इसे इस गतिविधि द्वारा देखते हैं। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही मैंने जो कीलियाँ इसमें रखी हुई हैं, उन कीलियों को इस कटोरी के पास जैसे ही मैं ये चुंबक लेके जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कील है, ये कील इस चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है। जहाँ जहाँ चुंबक जा रहा है ये कील भी चुंबक की तरफ जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही इस कील को मैंने चुंबक की ये कांच की तरफ रखा, तो ये कील आप देख सकते हैं किस तरीके से देख रहे हैं। कील जैसे जैसे मैं चुंबक को घुमा रही हूँ, ये कील जो है ये पूरा चुंबक के साथ साथ घूमती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, अगर आप इसमें देख पाएँ तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं चुंबक को घुमा रही हूँ, ये कील भी चुंबक के साथ साथ घूम रही है। यानी कि जो चुंबक का प्रभाव है ये इस कांच के आर पार निकल जा रहा है। अब देखिए, अगर दृश्यमान हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे चुंबक को मैं घुमा रही हूँ, चुंबकीय सुई भी जो ये कीलें हैं वो चुंबक के साथ साथ घूमती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि जो चुंबक का प्रभाव है वो आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं इस प्लेट में करके दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीलें जो हैं वो चुंबक को जैसे जैसे मैं घुमा रही हूं, ये कीलें भी उस चुंबक के साथ साथ घूम रही हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो चुंबक का प्रभाव है इस कांच के आर पार निकल जा रहा है। जैसे जैसे चुंबक को मैं घुमा रही हूँ, कील को भी आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए, ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि कील भी किस तरीके से कांच के आर पार निकल जा रही है। यानी कि जो चुंबक का प्रभाव है वो कांच के आर पार निकल जा रहा है। आइए इसे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन पर चुंबक के प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो आइए इसको भी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं कि मैंने ये चुंबक रखा और इस चुंबक के पास जब हम चुंबकीय सुई रख रहे हैं तो उसमें विक्षेपण हो रहा है। देखेंगे आप कि जैसे चुंबक को मैं घुमा रही हूँ तो चुंबक के पास चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। जैसे जैसे चुंबक को घुमाया जा रहा है तो चुंबकीय सुई में आप विक्षेपण देख सकते हैं। अब अगर इसके मध्य में कपड़ा रख देती हूँ, ये बीच में मैंने कपड़ा रख दिया, तो क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण होगा? तो इसको आप देख सकते हैं कि क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण होगा। अब मैं चुंबक को आगे पीछे कर रही हूँ तो हाँ, आपको देख सकते हैं किस तरह से इसमें विक्षेपण दिखाई दे रहा है कि चुंबक को मैं मूव करा रही हूँ तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित हो रही है। यानी कि कपड़े के भी आर पार चुंबकीय प्रभाव निकल जा रहा है। अब मैं प्लास्टिक रख रही हूँ, अब इसको देखूंगी कि क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो हाँ, प्लास्टिक रखने पर भी उसके आर पार चुंबक का प्रभाव निकल जा रहा है। यानी प्लास्टिक रखने पर भी जो चुंबक है वो विक्षेपित हो रहा है। अब उसके बाद अगर मैं कोई, मान लीजिए मैंने लोहे की चादर मान ली, कि क्या लोहे की चादर रखने पर चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा?
तो यहाँ पर मैंने रखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें जो है चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो रही है, यानी कि जो चुंबक का प्रभाव है जब हम हिला रहे हैं तब भी विक्षेपित नहीं हो रही, यानी कि चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या जाना कि चुंबक का प्रभाव किसके आर पार निकल जाता है? क्या कांच के आर पार निकल जाता है? हाँ, कांच के आर पार निकल जाता है। कागज के अगर आर पार रखेंगे तब भी निकल जाता है। कार्डबोर्ड के अगर हम आर पार रखेंगे, अगर हम कार्डबोर्ड रखते हैं चुंबक और कंपास के बीच में, तो क्या चुंबकीय प्रभाव आर पार निकल जाएगा? तो हम देखते हैं कि हाँ, अगर कार्डबोर्ड भी रखते हैं तो चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है, यानी कि इस पर भी चुंबक का प्रभाव पड़ता है। रुमाल जैसे कपड़ा मैंने रखा था, आपने देखा था कि जब मैंने कपड़ा रखा तो क्या कपड़ा रखने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी? तो हमने प्रयोग में क्या देखा कि हाँ, अगर हम कपड़ा भी रख रहे हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जा रही है, यानी कि विक्षेपण हो रहा है। लेकिन जब हमने लोहे की चादर रखा, तो लोहे की चादर जैसे वो मैंने बॉक्स लोहे का बना हुआ था, जब वो रखा तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेपण नहीं हुआ, यानी कि जो चुंबक का प्रभाव था वो लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाया, यानी कि आर पार नहीं निकल पाया। तो हमने ये जाना कि जो चुंबक का प्रभाव है उसका एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जब हम रखते हैं तो उन वस्तुओं के आर पार भी चुंबक का प्रभाव निकल जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुछ वस्तुएं रख रहे हैं तो चुंबक का जो प्रभाव है वो आर पार निकल जा रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थी जिसमें चुंबक के प्रभाव को हमने जाना? तो जैसे कि कांच का हमने देखा ही था कि उस प्रयोग में हमने जाना कि अगर हम कांच पर लोहे की कील रख रहे हैं, चुंबक को नीचे से अगर हम कांच की प्लेट पर रख रहे हैं, तो जैसे जैसे मैंने चुंबक को घुमाया उसी तरह से कीलें भी उसके साथ साथ घूमती गई, यानी कि कांच के आर पार जो था वो चुंबक का प्रभाव आसानी से निकल जा रहा था। दूसरा कागज में भी हमने देखा कि कागज रखने पर भी चुंबक का जो प्रभाव है कागज के आर पार निकल जाता है। उसके बाद रुमाल रखने पर भी हमने देखा चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। सिर्फ लोहे की चादर के आर पार चुंबक का प्रभाव नहीं निकल पाता है। तो इस गतिविधि के माध्यम से हमने जाना कि विभिन्न पदार्थों पर चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है और चुंबकीय सुई द्वारा इसे खींचा भी जा सकता है। तो बच्चों, आइए इसको भी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक चुंबक रखा। आप देखेंगे मैंने एक चुंबक को बीच में रख दिया, एक A4 शीट पेपर लिया, उस A4 शीट पेपर के मध्य में मैंने चुंबक रख दिया जिसमें इस तरफ उत्तरी ध्रुव और इस तरफ दक्षिणी ध्रुव है। अब मेरे हाथ में बच्चों ये लोहे का बुरादा है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लोहे का बुरादा है। अब क्या करती हूँ बच्चों, मैं इस लोहे के बुरादे को इस चुंबक के आसपास मैं डालती हूँ। अब जब मैंने इस लोहे के बुरादे को चुंबक के पूरे चारों ओर डाल दिया तो आप देखेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। आइए देखते हैं। मैंने पूरे लोहे के बुरादे को चुंबक के आर पार डाल दिया, तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या हमें दिखाई देता है। और फिर हल्का सा हमने इसको ठोका, कुछ जगहों पर हमने इसको ठोका। तो बच्चों, आप ये देखेंगे कि चुंबक के जो ध्रुव थे, इस ध्रुव पे सबसे ज़्यादा लोहे के बुरादे इकट्ठा हो गए। अगर आप ध्रुवों को ध्यान से देखें तो इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा लोहे के बुरादे एकत्रित हो गए हैं। और आप ध्यान दें कि इस पर कुछ इसके चारों ओर एक वक्र नुमा आपको रेखाएं भी दिखाई देंगी, यानी ये चुंबक का क्षेत्र है, ये चुंबक का प्रभाव है। आप देख रहे हैं मैंने पूरा
जो लोहे के बुरादे डाले वो इस चुंबक के चारों ओर किस तरह से एक वक्रनुमा पैटर्न में एकत्रित हो गए हैं। तो इसी वक्रनुमा जो आप रेखाएं देख रहे हैं, इन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई ये रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो काल्पनिक जो वक्रनुमा ये रेखाएं दिख रही हैं, ये हमें ध्रुवों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि बुरादे जो चिपके हुए हैं वो ध्रुवों पर चिपके हुए हैं, जबकि मध्य में अगर आप ध्यान दें तो बहुत कम है। यानी कि जो चुंबकत्व यानी जो प्रभाव होता है चुंबक का, इस प्रयोग में ये भी देख सकते हैं ध्रुवों पर सबसे अधिक है और मध्य में सबसे कम है। तो इस प्रयोग द्वारा हम ये देख सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र कितना है और चुंबकीय के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है, इसलिए बुरादे सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर चिपके हुए हैं और मध्य में सबसे कम होता है। और जो एक काल्पनिक रेखाएं आप देख रहे हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वो चुंबकीय बल रेखाएं हम चुंबकीय सुई, जैसे हमने देखा भी था, अगर हम चुंबकीय सुई भी रखें इस चुंबक के पास तो इसमें एक विक्षेपण होगा। जैसे जैसे हम चुंबकीय सुई बढ़ाते आगे जाएंगे तो वो चुंबकीय सुई की दिशा भी चुंबक के जो क्षेत्र है उसके अनुरूप बदलती रहेगी। अगर हम वहाँ पर कोई बिंदु, अगर हम वहाँ पर कोई जो चुंबकीय वक्र जो है यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु रखते हैं, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा कंपास हमने एक चुंबक की तरफ रखा है और किस तरह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो विक्षेपण की जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो रही है। तो चाहे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिखाएं या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिखाएं, लेकिन यही माना गया है कि जो चुंबक का क्षेत्र होता है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। और चुंबकीय बल रेखा अगर हम यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, माने इस बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। तो अब बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात से समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, चुंबक का क्षेत्र कितना होता है, कितना प्रभाव पड़ता है, किन वस्तुओं पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है। और चुंबकीय बल रेखाएं तो आप इसको अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमें बहुत ही सुंदर सा, भी आपने देखा था इस तरह से हमें वक्रनुमा एक पैटर्न मिल गया था जो कि इसको हम चुंबकीय बल रेखाएं करें। जो वक्रनुमा पैटर्न जो आपको दिख रहा है, इन्हीं को हमने चुंबकीय बल रेखाओं का नाम कहा है। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ है? ये काल्पनिक वक्र है बेसिकली, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबक के प्रभाव को दर्शा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों की विद्युत धारा और चुंबकत्व क्या होता है। तो विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि चुंबक और विद्युत धारा के मध्य में एक घनिष्ठ संबंध होता है। उन्होंने ये दर्शाया कि जब उन्होंने एक परिपथ बनाया, आप इस चित्र में देख सकते हैं, बीच में उन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी और जब उन्होंने इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उन्होंने देखा जो चुंबकीय सुई थी वो उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर के रुक गई। और उन्होंने इस आधार पर बताया कि जब भी हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है और उत्तर दक्षिण की दिशा में रुक जाती है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होने पर यहाँ एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू हो जाता है। यानी एक विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझेंगे। इस आप प्रयोग में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लोहे की कील पर एक तार को कुंडली नुमा लपेट दिया। एक लोहे की कील ली, उस लोहे की कील पर इन्होंने तार को कुंडली नुमा लपेटकर उस तार को इन्होंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी और वहाँ पर जब वो एक लोहे का टुकड़ा लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि वो लोहे का टुकड़ा उससे चिपक गया, या चुंबक जब ले गए, चुंबक का सिरा ले गए तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पर क्या हुई, जो कीलें नीचे पड़ी हुई थी वो उससे चिपक गई।
तो यानी कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकत्व का गुण या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने ऑस्टेड ने यह बताया कि यदि किसी लोहे के बेलन या नन लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे के बेलन की तरफ जो लोहे का बेलन होता है वो एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, और धारा का प्रवाह जब हम बंद करते हैं तो लोहे का जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है, और ऐसे चुंबक को ही उन्होंने विद्युत चुंबक का नाम दिया था। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उसे विद्युत चुंबक। अब हम जानेंगे कि विद्युत चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ उपयोग होता है। तो अब इसे हम देख सकते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान उठाने में, लोहे की छीलन आदि उठाने में किया जाता है। और बच्चों, आप अपने घरों में भी विद्युत चुंबक का बहुत उपयोग करते हैं। जैसे आपके घरों में जो घंटी है, जो आप घंटी बजाते हैं, वो भी एक विद्युत चुंबक की तरह ही कार्य करती है। तो जब आप घंटी बजाते हैं तो उसमें धारा प्रवाह, जब आप स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है, और धारा प्रवाह होते ही जो घंटी के अंदर लगा जो चुंबक है, जो पट्टी है, वो बेलन के ऊपर कंपन करती है, जिससे हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारी घंटियों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े धोने की मशीन आदि में भी हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट या विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। उद्योगों में भी अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट आदि को भी अलग करने में हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ शरीर के घाव, आंख में पड़े हुए लोहे के छोटे कणों को निकालने के लिए भी डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। अब बच्चों हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा गया हो, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है और उत्तरी ध्रुव उसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। क्योंकि बच्चों, जो हमारे पृथ्वी का जो कोर है, जो कोर का हिस्सा है, वहां पर पिघली हुई धातु बहुत प्रचुर मात्रा में अत्यधिक ताप में विद्यमान है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मोल्टेन मेटल्स होते हैं वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। चूंकि एक कोर में है तो पूरी पृथ्वी जो है वो हमारी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इसको विभिन्न प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया गया है। जैसे कि जब हम एक स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम एक चुंबक को लटकाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो चुंबक है ये सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में ही जाकर के रुकता है। थोड़ी देर पश्चात हम ये देखेंगे कि ये चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर के रुकता है। तो ये दर्शाता है कि पृथ्वी जो है वो हमारे चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी में गड़े हुए लोहे के टुकड़े हैं वे जब चुंबक बन जाते हैं, वे चुंबक कैसे बनते हैं, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है और उसके क्षेत्र में जब इस तरह से लोहे के टुकड़े आते हैं तो वो भी कुछ सालों के पश्चात चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह आधार, ये पुष्टि करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। जैसे कंपास सुई और चुंबक के बीच में अगर हम कांच रख रहे हैं या कागज रख रहे हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी कि चुंबक का जो प्रभाव है वो उसके वस्तु के आर पार निकल जाता है। परंतु लोहे की अगर चादर है तो चुंबक जो का प्रभाव है वो उसके आर पार नहीं निकल पाता है, बाकी वस्तुओं के कांच या कागज के आर पार निकल जाता है। उसके बाद हमने ये जाना कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। जैसे कि बच्चों हमने प्रयोग में ये जाना था कि अगर हम एक चुंबक के चारों ओर हम लोहे के छीलन को डालते हैं तो आपने इसमें देखा था कि किस तरीके से ये एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों आप देख सकते हैं कि इस प्रयोग में कि पूरा का पूरा
दिखाई दे रहा था, जो हमने इसमें प्रयोग में देखा था कि ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर जो है ये एक वक्रनुमा रेखा के रूप में आ गया था। तो इन्हीं जो वक्रनुमा रेखाओं, इन्हीं ही हमने चुंबकीय बल रेखाएं कहा था। तो ये जो, और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं। अगर हम इन पे कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। थोड़ा मैं इसे टिल्ट करके अगर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वक्रनुमा हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, और ये प्रयोग द्वारा हमने इसको सिद्ध भी किया है कि ये जो रेखाएं हैं इनको हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। और चुंबकीय सुई के माध्यम से भी हम इसका पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय सुई हम रखते जाएंगे तो वो पूरी जिस तरह से विक्षेपित होगी, अगर हम उस पर एक रेखा खींचते हैं तो एक वक्रनुमा रेखा बन जाती है। तो इन रेखाओं को हमने चुंबकीय बल रेखाएं कहा था। उसके बाद हमने जाना कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच में भी एक घनिष्ठ संबंध होता है, और इसमें हमने जाना कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और अगर हम विद्युत धारा समाप्त कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर कभी भी किसी विद्युत धारा किसी लोहे में अगर प्रवाहित हो रही है, उसकी तरफ कुंडलीनुमा तार अगर हमने लपेटा हुआ है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बन जाएगा, और जो लोहे का जो वो टुकड़ा है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने इस प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध भी किया था। उसके बाद हमने जाना कि विद्युत चुंबक का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसका उपयोग हमने कहा था लोहे के जो भारी सामान को उठाने में करते हैं, टेलीफोन में करते हैं, डोरबेल में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, मिक्सर में करते हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग काफ़ी जगहों पर होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बच्चों, अब मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब आप इस बात को अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि चुंबक क्या है, चुंबक का प्रभाव क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो आइए थोड़ा ये भी समझ लें कि आज आपने क्या क्या सीखा। तो बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थान है जिसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है कि पृथ्वी डैश की भांति व्यवहार करती है। किस तरह की भांति व्यवहार करती है? सोचिए, चुंबक की भांति। जी हाँ। दूसरा है कि चुंबक जिन पदार्थों को आकर्षित करता है उन्हें हम कौन से पदार्थ कहते हैं? बताइए, कौन से पदार्थ कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जी हाँ। चुंबक में डैश और डैश ध्रुव होते हैं। तो बच्चों, कौन कौन से ध्रुव होते हैं? आपको मैंने बताया था चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो 2 ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद चुंबक के डैश पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो हमने अभी प्रयोग द्वारा ये देखा था कि चुंबक के सिरों पर जो है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, मध्य में सबसे कम होता है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर डैश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं? तो क्या बताया था आपको? जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब बच्चों, गृह कार्य है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको बनाना है। जो प्रयोग द्वारा हमने देखा था उस प्रयोग को पूरा आपको अपनी कॉपी में करना है। और चुंबक किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है बच्चों, इसकी सूची आपको बना करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो इस तरीके से बच्चों, आज का प्रकरण यही समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम फिर से मिलेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।